धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास 11 के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस चैप्टर नंबर 17 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसका मीनिंग क्या है और ये कब इस्तेमाल किया जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है। हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग और इसके फीचर्स और इसका एडवांटेज और एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर क्या है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। जैसे कि आप इस वक्त इंग्लिश में सीख रहे हैं, इसकी मीनिंग के बारे में बता दूं कि ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि आप भी समझेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये हम समझाएंगे दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर लिखा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे हम विनिमय विपत्र कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो कि मतलब रिटेन होता है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा प्रलेख जो कि लिखित होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है, यानी इसमें कोई शर्त नहीं होती है। साइंड बाय द मेकर, इसको जो लिखता है उसके द्वारा इसको साइन किया जाता है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, इसमें किसी व्यक्ति को डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कि वह एक निश्चित रकम पेमेंट करेगा। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, या तो उसको खुद को, और टू द ऑर्डर ऑफ यानी कि किसी आदेशित व्यक्ति को, और ए सर्टेन पर्सन या किसी निश्चित व्यक्ति को, व्यक्ति या बिल के धारक को। बियरर का मतलब होता है उस बिल का जो धारक है, उस इंस्ट्रूमेंट का, वो जो बिल है उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो वह बिल जिसके पास है उसको वह भुगतान कर दिया जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब हम ये समझ जाते हैं कि एक जो विनिमय विपत्र होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहते हैं, वह एक ऐसा उपकरण होता है, एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेखक यह निर्देश देता है कि बिल में लिखी हुई धनराशि को उसको या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या उस बिल के धारक को, यानी जिसके पास वो बिल है, उसको वह रकम भुगतान कर दी जाए। अब हम बात करते हैं आखिर इसमें खास बात क्या है, जिसे हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी इस बिल की खास विशेषताएं क्या हैं। तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो पहला नंबर है बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर। यह एक लिखित आदेश होता है। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर और ड्रावर ऑफ द बिल। इसको लिखा जाता है बिल के लेखक के द्वारा, यानी जो बिल लिखता है वही उस पर साइन करता है, और बिल का जो लेखक होता है उसको हम ड्रावर कहते हैं, हिंदी में उसको आहर्ता कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिसको पैसा चाहिए वही बिल लिख रहा है। तीसरा पॉइंट है इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू ए सर्टेन पर्सन या टू ए पर्सन और ड्रावी टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। यह एक शर्त रहित आदेश होता है जिसमें किसी व्यक्ति को या ड्रावी को, जिसे हम बोलते हैं आहारी, उसको एक निश्चित रकम भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाता है। चौथा पॉइंट है, चौथी विशेषता है इसकी, द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर। इसका मतलब होता है जो रकम भुगतान की जानी है वह रकम
उस बिल के द्वारा यानी उस बिल में आदेशित व्यक्ति को या जो बिल का धारण करने वाला है, जिसके पास वो बिल मौजूदा टाइम में है, उस बिल के धारक को वह निश्चित रकम भुगतान कर दी जाए। पांचवी विशेषता है इट स्पेसिफाइड द डेट बाय विच अमाउंट शुड बी पेड। इसमें उस दिन का, उस तारीख का भी वर्णन होता है, लिखा होता है जिस तारीख को बिल का भुगतान होना है। इट इज एक्सपेक्ट, मतलब यहाँ पर छठा पॉइंट देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रावी टू मेक इट ए लीगल डॉक्यूमेंट। इसको लीगलिटी देने के लिए यानी ये कानूनी तौर पर वैलिड हो जाए, इसके लिए ड्रावी को यानी जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसके द्वारा यहाँ पर साइन होना चाहिए। वह उस बिल को एक्सेप्ट तभी माना जाएगा जब तक वह एक्सेप्ट करने वाला उस बिल पे साइन नहीं करेगा। इसका मतलब होता है कि यह बिल ड्रावी के द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए। ड्रावी कौन होता है? जो भुगतान करेगा यानी जो पेमेंट करेगा। ड्रावर वो कौन होता है? जिसको पैसा मिलना चाहिए, यानी माल को बेचने वाला व्यक्ति ड्रावर होता है। और माल के बेचने के बाद जो व्यक्ति उस माल को खरीदता है, क्रेता जिसे हम परचेजर बोलते हैं, वो ड्रावी होता है। उसको वह जब बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो भुगतान करने वाला हो जाता है, उसी को ही हम ड्रावी का रूप देते हैं। और जो ड्रावर होता है वो माल बेचने वाला विक्रेता होता है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि ड्रावर और ड्रावी कौन होता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि आखिर इस बिल ऑफ एक्सचेंज से फ़ायदा क्या होता है। आखिर ये फ़ायदे यानी जिसे हम बोलते हैं ना एडवांटेज, और एडवांटेज से पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कितनी पार्टियां होती हैं, यानी पक्षकार कितने होते हैं जो इस बिल में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है ड्रावर का। तो आपकी स्क्रीन पर है पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टियां कौन कौन सी हैं, यानी पक्षकार कौन से हैं। पहला नंबर है ड्रावर। ड्रावर कौन होता है? ड्रावर यानी आहर्ता, माल का बेचने वाला, यानी माल को अगर जो बेचने वाला व्यक्ति है जो बिल को लिखेगा वही ड्रावर कहलाता है। यानी कि बिल मतलब माल का सेलर जो होता है ना, सेलर जिसे बोलते हैं, वेंडर, वही व्यक्ति यहाँ पर ड्रावर की भूमिका में होता है। ड्रावर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रावर वही व्यक्ति होता है जो उस बिल को लिखता है, जिसे पैसा चाहिए। जो माल बेच रहा है उसे पैसा चाहिए, इसलिए बिल का लेखक भी वही होगा। दूसरा नंबर आता है ड्रावी। अब ड्रावी कौन है? ए ड्रावी इज द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ड्रावी वही व्यक्ति होता है जिसके ऊपर यह बिल लिखा जाता है, जिसके द्वारा इस बिल पर स्वीकृति की जरूरत होती है। जो इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? जो माल को खरीदेगा वही बिल एक्सेप्ट करेगा। थर्ड नंबर आता है पेई। पेई का मतलब कौन होता है? जिसे बिल का पैसा मिलेगा। पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल। पेई वह व्यक्ति होता है जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, जिसको द अमाउंट इज टू बी पेड, जिसको वह पेमेंट होना है। पेई में बी द ड्रावर हिमसेल्फ। इसमें पेई जो व्यक्ति है वह ड्रावर खुद भी हो सकता है या थर्ड पर्सन कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको इस बिल को इंडोर्स कर दिया जाएगा, यानी इस बिल का बेचान कर दिया जाएगा। वह तीसरा पक्षकार भी इस बिल के भुगतान को पाने का अधिकारी बन जाता है। इस बिल का भुगतान वो भी ले सकता है जिसके पास ये बिल होगा। अब कहने का मतलब है अगर राम ने श्याम के ऊपर एक बिल लिखा, श्याम ने एक्सेप्ट करके राम को दे दिया और फिर राम ने उस बिल को मोहन को इंडोर्स कर दिया, तो वह बिल मोहन के पास पहुंच गया। तो अब पेमेंट जो है मोहन को प्राप्त होगा, क्योंकि वह बिल एक्चुअल में इस वक्त मोहन के पास है। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आखिर इस बिल ऑफ एक्सचेंज के फ़ायदे क्या हैं? आखिर बिल ऑफ एक्सचेंज के तरीके को, इस सिस्टम को आखिर अपनाया क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है? तो पहला है फैसिलिटेट्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग होता है वो अपने माल को उधार खरीदना और बेचना दोनों को संभव कर लेता है।
यानी उसके माल खरीदने और बेचने में किसी प्रकार की रुकावट भुगतान संबंधी नहीं आती है। मोस्टली ज़्यादातर जो व्यापारियों में कड़वाहट होती है वो भुगतान को लेकर के होती है, लेकिन इस समस्या को दूर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। यह क्योंकि भुगतान का एक जरिया है तो इससे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसका बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा हम रुपए का, धन का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट देखेंगे फायदे का, इजी टू रिकवर द अमाउंट। इसके द्वारा हम धनराशि को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, यानी जो व्यक्ति माल बेचता है बेचने के बाद उसे इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि मेरा पैसा मर जाएगा। उसको ये निश्चित रहता है कि जिस व्यक्ति को मैंने माल बेचा है उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट किया है, उस पर साइन किया हुआ है और उसमें तारीख दिया हुआ है, तो फलानी निश्चित तारीख को मुझे उसमें लिखी गई धनराशि जो कि मैंने माल बेचा है वही रकम है वह मुझे मिल जाएगी। चौथा है इंडोर्समेंट। यह सिस्टम बहुत फ़ायदेमंद है, यानी अगर मेरे पास बिल है और नगद नहीं है पैसा, 10,000 रुपये का बिल है लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, अचानक कोई व्यक्ति मेरे पास पैसा मांगने आ जाता है तो मैं उसको इस बिल को आसानी से सौंप सकता हूँ, दे सकता हूँ कि भाई इस बिल में 10,000 रुपये है, मतलब इस बिल को आप ले जाइए, अपना अपना काम कीजिए, बैंक से इसको डिस्काउंटेड करा लीजिए और इसका भुगतान आप लेकर के अपना काम कर लीजिए। तो इंडोर्समेंट जिसे हम बेचान बोलते हैं, यानी उस बिल का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को बिल सौंप दिया जाए तो उसका भुगतान उस व्यक्ति को मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट है सर्टेन एज टू पेमेंट या सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। इसका मतलब है पेमेंट सुनिश्चित होना। जिस रकम के लिए यह बिल लिखा गया है उसमें एक तारीख डली होती है जिसकी वजह से इस बिल का भुगतान उस निश्चित तारीख पे प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि एक व्यापारी को बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीयता जो है वहाँ पर दोनों पार्टियों में कायम करती है। छठा पॉइंट है वैलिड एविडेंस ऑफ डेप्ट। यह एक बहुत बड़ा सबूत है, एक बहुत बड़ा उस लेन देन का सबूत है जो दो व्यापारियों के बीच होता है और वो भी वैलिड है क्योंकि दोनों के इसमें सिग्नेचर हुए होते हैं। तो दोनों के लिए यह प्रूफ होता है कि हमने माल बेचा है और उन्होंने माल खरीदा है, उन्होंने हमारे बिल को एक्सेप्ट किया है और मुझे उस बिल में लिखी हुई धनराशि का पेमेंट इस पार्टी से लेना है। तो यह बहुत बड़ा सबूत होता है जिससे कोर्ट कचहरी में हम बड़ी आसानी से अपने बात को रख सकते हैं। आठवां पॉइंट है कन्वेनियंट मीन्स ऑफ ट्रेड। मीन्स बनाएंगे इसको। यह बहुत बड़ा लेन देन का साधन है। जब व्यापारी कोई भी सौदा करते हैं, कोई भी माल बेचने खरीदने का काम करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट पैसे की आती है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई बिजनेसमैन फॉलो करता है, इस रूल को, इस सिस्टम को अपने यहाँ चालू करता है तो उसके लेन देन में, उसके व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। खास करके धन संबंधी, रुपए से संबंधित, पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार की रुकावट इस बिल की वजह से नहीं आती क्योंकि यह बिल उस धन संबंधी समस्या का समाधान बन जाता है। तो यहाँ पर आपने समझा क्या? आपने समझा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फीचर्स पाए जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के कौन कौन से फायदे होते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम में सरप्राइज क्यों हो जाते हैं, हमें समस्या समझ में क्यों नहीं आती है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में तो हमारे सामने लेन देन का कुछ इस प्रकार से ट्रांजैक्शन आंखों के सामने दिखाई देता है। जैसे लिखा होता है सबसे पहले डेट और उसके बाद लिखा हुआ है रमेश, यहाँ पर है 1 अप्रैल 2021 को 2021 को रमेश सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर ₹10,000। यहाँ पर रमेश ने महेश को 10,000 का माल बेचा। फिर आगे लिखा गया यह एक ट्रांजैक्शन है जहाँ पर रमेश के यहाँ पर माल बेचने की एंट्री और महेश के यहाँ माल खरीदने की एंट्री हो जाएगी, वो भी 10,000 रुपये की और वो भी 1 अप्रैल 2021 की। इसके बाद दूसरा क्या ट्रांजैक्शन होता है, जब रमेश ने
महेश को माल बेचा है तो रमेश को उस माल का पैसा भी चाहिए, तो अगले ट्रांजैक्शन में पैसे लेने की बात जरूर होनी चाहिए। तो दूसरी ट्रांजैक्शन में आता है ऑन द सेम डेट, यानी उसी तारीख को महेश एक्सेप्टेड ए बिल, महेश जिन्होंने माल खरीदा है उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉन अपॉन हिम, जो कि उनके ऊपर लिखा गया था, बाई रमेश, किसने लिखा था, रमेश ने, एट 3 months फॉर ₹10,000, उसी 10,000 रुपये की रकम का 3 महीने के बाद का भुगतान उनको करना है। इस बात के लिए एक बिल लिखा गया और इस बिल को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जो कि अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, यानी बिल लिखा गया, लिखने के बाद महेश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने के बाद का डेट उसमें डला है, 3 महीने बाद भुगतान प्राप्त होना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑन द ड्यू डेट। अब वो 3 महीने का जो समय है वो पार हो जाता है और उसका ड्यू डेट आ जाती है 3 महीने के बाद की, द बिल वाज मेट, इस बिल का भुगतान हो जाता है। अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अब हमने यहाँ पर 3 प्रकार का ट्रांजैक्शन बताया आपको, पहला माल बेचा गया, दूसरा बिल लिखा गया एक्सेप्ट हुआ, तीसरा ड्यू डेट पर पेमेंट मिल गया। तो 3 प्रकार से यह ट्रांजैक्शन जब हमारे स्क्रीन के सामने, अब हमारे सामने मतलब स्क्रीन के सामने का मतलब हुआ हमारे सामने जब भी प्रॉब्लम लिखी हुई आती है तो कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाता है। On 1st April 2021, Ramesh sold goods to Mahesh for ₹10,000. On the same date, Mahesh accepted a bill drawn upon him by Ramesh at 3 months for ₹10,000. On the due date, the bill was met. Give journal entries in the books of both the parties. अब हमारे सामने यही है, जब हमने आपको इसका तोड़ करके टुकड़े करके बताया कि हर एक घटना का आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो इसकी पहली घटना घटती है, रमेश ने गुड सोल्ड किया महेश को, वो भी 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमने वही लाइन लिखा है, 1 अप्रैल 2021 को रमेश ने महेश को माल बेचा है। दूसरी ट्रांजैक्शन यहाँ शुरू होती सेम डे, ऑन द सेम डेट महेश ने एक बिल एक्सेप्ट किया जो कि उसके ऊपर लिखा गया था, जो कि 3 महीने का था 10,000 रुपये का। तो वो हमने यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन में आपको दिखाया है कि ऑन द सेम डेट महेश एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय रमेश एट 3 months ₹10,000 का। इसके बाद ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज मेट, ड्यू डेट पर ये बिल मिल गया, तो यहाँ पर लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज मेट। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम कंफ्यूज जो होते हैं, आखिर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्यों होते हैं, क्योंकि हमें जब ये पैराग्राफ मिलता है तो हमारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की वजह यही होती है, क्योंकि हम जब जर्नल एंट्री पढ़ते हैं तो जर्नल एंट्री जो सॉल्यूशन हम करते हैं जर्नल एंट्री की, हमें ऐसे मिलते हैं डेट के हिसाब से। तो हम सोचते हैं कि हमें इस प्रकार से क्यों नहीं मिला, आखिर ये अलग अलग अनाप शनाप तरीके से क्यों मिला है। तो अब हम बता देते हैं कि आपको यहाँ पर ये जो हमने लेन देन किया है उसी को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। अब वो जो 3 टुकड़े हुए हैं उनके हर टुकड़े की एक जर्नल एंट्री होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रमेश, जो कि बिल का ड्रावर है, जो बिल का लेखक है। रमेश ड्रावर है क्योंकि इसने माल बेचा है तो भाई इसको पैसा चाहिए। ये ड्रावी है, बिल को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति है जिसने माल को खरीदा है। तो आप अगर नाम लिखा है तो आपको ड्रावर ड्रावी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रमेश और महेश ही लिखिए। अब पहली घटना क्या है, 1 अप्रैल 2021 को रमेश ने यहाँ पर महेश को माल बेच दिया है। तो अब हम सबसे पहले यही एंट्री करेंगे। अब रमेश के यहाँ पर माल बेचिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2021 1 अप्रैल, यहाँ पर हम माल बेच रहे हैं महेश को, तो यहाँ पर आप लिखिए महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमने यहाँ पर माल बेच दिया, माल कितने बेचा गया है 10,000 का। जब इन्होंने माल बेचने की एंट्री इनके यहाँ होगी, नरेशन तो यही होगा, बीइंग गुड सोल्ड टू महेश। अब इसको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब आपको डेबिट क्रेडिट समझाना बहुत ज़रूरी है, नरेशन तो नॉर्मली आप लिख ही लेंगे। सेम डेट में 2021 में अप्रैल 1 वही डेट डालेंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पर इन्होंने माल को ख़रीदा है महेश ने, तो इनके यहाँ पर जो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, किससे माल खरीद रहे हैं रमेश से, तो यहाँ पर रमेश का नाम आएगा। 10,000 रुपये दोनों तरफ 10,000 लिख देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है दूसरी ट्रांजैक्शन का,
इन्होंने उसी तारीख में एक बिल लिख दिया 10,000 का, उसे महेश ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जब इन्होंने एक्सेप्ट करके रमेश को तो बिल दिया है तो यहाँ पर सेम डेट है, तो डेट आपको इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे तो यही तारीख यहाँ पढ़ी जाएगी। इन्होंने बिल को रमेश को दिया है तो रमेश यहाँ पर लिखेंगे डेबिट टू। इनके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिल्स पेबल बोला जाएगा, तो यहाँ पर बीपी लिख देंगे, बीपी अकाउंट, यानी इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू रमेश, इसकी नरेशन होगी। 10,000 यहाँ लिखेंगे, 10,000 यहाँ लिखेंगे, और इस बिल को इनके पास ही तो आया है, इनके यहाँ भी यही सेम डेट डाल देंगे, इनके यहाँ वही बिल आकर के BR बन जाएगा। तो BR अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है ये बिल? महेश से, तो यहाँ पर महेश का नाम आएगा। तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसकी नरेशन होगी, और 10-10 हज़ार रुपये, 10,000 दोनों तरफ लिख देंगे। अब तीसरी पॉइंट में देखेंगे, तीसरी पॉइंट ये बताती है कि ड्यू डेट पर बिल मिल गया। अब ये बिल था 3 महीने का, आप देखेंगे आप तो 3 महीने का बिल है। 1 अप्रैल से हमने बिल लिखा है 1 अप्रैल 2021 को, तो 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना हो गया, 1 मई से 1 जून 2 महीने हो गए, 1 जून से 1 जुलाई 3 महीने हो गए। इसमें 3 दिन आपको और जोड़ना होगा, ग्रेस पीरियड, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये जुलाई 4 बन गया, यानी 4 जुलाई को इसका भुगतान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ड्यू डेट को पैसा मिल गया, ये जो लैंग्वेज है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज मेट, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे 4 जुलाई इनको पैसा मिलेगा, तो ये पैसा मिलेगा तो ये बिल वापस कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये खुद ही उसकी दुकान पर जाए महेश की खिलाफ भाई पैसे दे, तो ये अपने नौकर को भी बिल दे के भेज सकते हैं। तो इनको पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो BR है ये इसको दे देंगे, भाई तेरा बिल है जो तूने भाई इतनी तारीख के लिए वादा किया था, अब दे पैसे। अब ये ड्यू डेट बिल देख करके महेश इनको देगा, तो ये अपने यहाँ पर बिल की रकम प्राप्त करने वाली एंट्री कर देंगे। और यहाँ पर 4 जुलाई को ये मिस्टर महेश उस बिल ऑफ एक्सचेंज यानी BP को, जो कि इनके लिए BP है, बिल्स पेबल है, तो आप इसका फुल फॉर्म ही लिखेंगे। अगर एग्जाम में पहुंचते हैं तो BP भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स पेबल है और इनके लिए बिल्स रिसेबल है। तो अब इनकी BP वापस आएगी, बदले में ये पेमेंट कर देंगे, यानी बदले में ये कैश भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपये का ये तुरंत भुगतान कर देंगे। इस प्रकार से आपने जो आपके मन में था शंका, उसको हमने इस तरह से समाधान किया है। जो आपको इस प्रकार से पैराग्राफ टाइप में मिलता है उसको आप टुकड़े करके आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से एंट्रीज होती है, घटनाओं के आधार पर एंट्री होती है। जो जो घटना घटेगी उसी हर एक घटना की एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर माल बेचने की घटना हुई तो माल बेचने के लिए हमने इसको एंट्री किया, माल बेच दिया। दूसरे में बिल का आदान प्रदान हुआ तो बिल की एंट्री हमने कर दी। फिर तीसरे में बिल का ड्यू डेट पर भुगतान मिल गया तो हमने यहाँ पर बिल के भुगतान प्राप्त होने की और देने की एंट्री कर दी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको यहाँ तक बताया है। अगली वीडियो इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम इसके आगे की बातें बताएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक हमेशा देखा कीजिए, कभी भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए। फिर लेकर आएंगे महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके काम की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।